Hello students, welcome Shivaji Group of Institutions online classes. I am your physics teacher. बच्चों, अब हम लोग को बोर्ड की तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है जिसमें हमें जल्दी जल्दी सिलेबस को रिवाइज करना है, ठीक है। तो उस सिलेबस को रिवाइज करने में हमारे पास जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने चैप्टर से रिलेटेड है और उन क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा सकता है, कितनी तरह से पूछा जा सकता है, इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास चैप्टर होते हैं 5: इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट और सिंपल सर्किट, ठीक है। ये 5 चैप्टर हमारे पास जो हैं उनको केवल और केवल हम लोग तब पढ़ते हैं जब आवेश जो होता है स्थिर अवस्था में होता है, यानी आवेश किसी प्रकार से कोई गति नहीं कर रहा है। हालांकि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे, बट उसको भी हम लोग स्टेशनरी चार्ज में ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं, यानी रुके हुए आवेश के फॉर्म में ही हम लोग उसे क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हाँ, और इसके बाद की बात जो होगी वो हम लोग आगे करेंगे। जब आवेश गति करने लगेगा तब हम लोग बात करेंगे आगे मैग्नेटिक की, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बात कर रहे हैं जैसे कि चैप्टर का नाम है। अब इसमें सबसे पहला जो आवेश से संबंधित प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि किस वस्तु में कितना आवेश आया, इस वस्तु में कितना आवेश आया। जैसे आपने पढ़ा होगा आवेशन की विधियों के बारे में, वैसे 10th का टॉपिक है, 12th में हम केवल इसको यूज करते हैं थोड़ी सी बात के लिए। तो जैसे अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश के क्वांटीकरण की जब हम बात करते हैं 2 बातें हम इसमें लेते हैं। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश का स्थानांतरण जब किया जाता है, यानी मान लेते हैं कि जैसे एक वस्तु है और इस वस्तु पर अगर सामान्य अवस्था में बात करते हैं तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुड, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये वस्तु अभी कैसी है, उदासीन। किस अवस्था में पाई जा रही है आपको, ये उदासीन। अगर अभी ये उदासीन है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं। अब आवेश के स्थानांतरण में हमें आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉनों की। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों ही पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। कहां मिलते हैं, नाभिक के अंदर। और नाभिक को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी हम साधारण नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब है किसी वस्तु से प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अभी हम लोग प्रोटॉन से आवेश का स्थानांतरण नहीं करते हैं। तो फिर अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आपने सुना होगा कि हम प्लास्टिक की स्केल को बाल में भी रगड़ लेते हैं तो उस स्केल के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, गुण आ जाता है कि वो छोटे छोटे कागज के तिनकों को, धूल के तिनकों को क्या करता है कि अपनी ओर खींच लेता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही उपयोग होते हैं आवेश के स्थानांतरण करने में। यानी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचाने के लिए कौन काम करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी वस्तु में जाएगा तो पूरा 1 जाएगा, आधा नहीं जाएगा। कितना जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पूर्ण गुणक के रूप में जाता है ना। कभी भी 1.5 नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जाएगा, 2.45 नहीं जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 10 जाएगा, इस तरह से जाएगा, है ना। कभी भी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो क्वांटीकरण हमको यही बता रहा है, कहता है किसी भी वस्तु में आवेश का यदि स्थानांतरण होता है तो वो मुख्य क्वांटम संख्या, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल आवेश होता है स्मॉल ई, उसका क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। यानी किसी भी वस्तु में जो कुल आवेश होता है
वो उसके जो छोटा सा आवेश होता है, छोटा सा जो आवेश का कण होता है उसका पूर्ण गुणक होता है। मान लो किसी भी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उस वस्तु में जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, Q बराबर Ne। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का, एक छोटे कण का आवेश है, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 10th में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने पढ़े होंगे कि एक वस्तु में n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, बताओ उस वस्तु पर कितना आवेश है। तो भाई Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। अगर Q बराबर Ne होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो n की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 5, और E की वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और आगे क्या लिख देंगे, कूलाम। तो उस वस्तु में कितना आवेश आया है, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश आ जाएगा अगर उस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉनों को क्या हुआ, ट्रांसफर। अब दो तरह से जो ये ट्रांसफर होता है, आवेश का जो स्थानांतरण होता है, ये कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। यानी जो भी आवेश का स्थानांतरण होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक, वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। दूसरा, वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेचर होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। तो हम कह सकते हैं तब वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। और अगर वस्तु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो समझ जाना उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, वस्तु धनात्मक हो जाएगी। वस्तु कैसी हो जाएगी, धनात्मक। यानी हम कहते हैं ना पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वस्तु आपकी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को दे चुकी होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी, तब उस पर कैसा नेचर आएगा, कैसा आवेश आएगा उस पर, पॉजिटिव। और वस्तु ने अगर इलेक्ट्रॉन लिए है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर कैसा नेचर आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे, ठीक है। तो अगली बात करते हैं यहां पर। अगर हम यही बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक और गुण होता है, और वो गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो गुण होता है वो होता है कि आवेश का एक गुण और होता है। आवेश के अंदर जो गुण होता है वो ये होता है कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो वो दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है, लेकिन वो दूसरी वस्तु भी कैसी होनी चाहिए, आवेशित। कैसी होनी चाहिए, आवेशित। यानी अगर एक आवेशित वस्तु के समीप हम कोई दूसरी आवेशित वस्तु रख देते हैं तो वो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पे बल लगाती हैं, और इसके लिए नियम बनाया कूलाम ने। कूलाम ने अपना नियम क्या बताया था, कूलाम ने अपना नियम ये बताया कि अगर हम किसी एक आवेशित वस्तु के समीप कोई दूसरी आवेशित वस्तु रख देते हैं तो ये दोनों ही आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पे एक बल लगाती हैं। तो मान लिया हमारे पास 2 आवेशित वस्तुएं हैं या 2 आवेशित कण हैं छोटे छोटे। पहले वस्तु पर या पहले कण पर जो आवेश है वो है +Q1, और दूसरे कण पर जो आवेश है वो है +Q2। ठीक है, तो यहां पर जो बल लगेगा वो भी 2 नेचर का होगा। पहला याद रखना कि अगर दोनों वस्तुओं पे समान या एक तरह का आवेश है, एक तरह का आवेश कैसा होता है, दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है। अगर दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। अगर दूर भगाएंगे तो हम कहेंगे ना कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। और अगर यहीं पर बोल देते हैं कि एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, एक पे धन है, तो एक पे धन होता है और एक पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, अगर धन और ऋण आवेश है तब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर मान लो ये एक दूसरे को
प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस पे बल लगाएगा या ये इस पे बल लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाने वाला बल लगाएंगे। अगर दूर भगाने वाला बल लगाते हैं या पास बुलाने वाला भी बल लगाते हैं, तो जो भी बल लगेगा वो तो F होगा। तो अभी यहां पर बताया गया कि जो भी बल लगेगा वो F है। तो ये जो F बल होता है ये दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, दोनों बिंदु आवेशों के केवल परिमाणों के गुणनफल के, ना प्लस साइन और ना माइनस साइन, ना प्लस चिन्ह ना माइनस चिन्ह के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इन्हीं के बीच की दूरी कितनी है r के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों ही एक ही बल है, एक ही इक्वेशन, एक ही समीकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ के एक ही समीकरण बनाएंगे। हम जब एक सूत्र बनाने के लिए आते हैं तो लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखेंगे R स्क्वायर। अब आप भी बताओ कि अभी तक जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बराबर के लिए पढ़े हैं, इक्वल के लिए पढ़े हैं, और ये क्या दे रहा है प्रोपोर्शनल दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाना पड़ेगा, और जब हम इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो यहां पर हम कोई भी एक नियतांक ला सकते हैं। तो पहले तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या आएगा, एक बराबर का निशान आएगा इसकी जगह पर, और ये हटा है तो यहां पर एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक ऐसा मान आएगा जिसका मान हमेशा नियत रहे, कहीं पर बदले नहीं। तो हमने C अभी रख लिया, ठीक है। अब C जो है ये प्रोपोर्शनल हटा के आया, और बाकी सब जैसे चल रहा था वैसे लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन में क्या चल रहा था R स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो C है ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी एक नियत मान होता है, एक ऐसा मान होता है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये मान निकाला गया, आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि हमने ये वैल्यू कहां से रखी है, प्रयोगों के आधार पर रखी है। कई सारे प्रयोग हुए, उनके आधार पर एक वैल्यू निकाली गई कि C का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ये किसका मान है, ये मान है C का। यानी अगर आप कहीं आंकिक मान निकालना चाहते हैं, कहीं पर बल निकालना चाहते हैं, तो उस बल को निकालने के लिए आप क्या करोगे, C, यानी इसकी वैल्यू आप इतनी रखोगे, और उसके बाद फिर आप पूरा फॉर्मूला जैसे रख रहे थे वो रख दो। लेकिन क्या होता है कि हर बार आपको केवल आंकिक मान नहीं निकालना होता, आंकिक प्रश्न हल नहीं करने। जैसे अभी हम आगे बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे और वो सारे डेरिवेशन इससे ही रिलेटेड होंगे, तो आप क्या करेंगे, तो हम छोटा सा काम ये करते हैं कि इसका एक बीजगणितीय नियतांक भी ज्ञात करते हैं, और बीजगणितीय नियतांक जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, कहीं कहीं पर इसको नॉट पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर इसको जीरो भी पढ़ते हैं, तो आपको जो सुविधा लगे आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान वहां रख सकते हैं जहां पर आपने देखा हो कि 9 × 10⁹ लिखा है, तो वहां पर हमने ये मान लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करते हैं कि अगर आपको कहीं पर न्यूमेरिकल लगाना है यानी आंकिक प्रश्न हल करना है तब आप ये मान रखिए, और कहीं पर आपको अगर डेरिवेशन करना है, निगमन करना है, तब आप इस मान को रखेंगे, ठीक है। और इस मान को रखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने निगमन को कंप्लीट करेंगे या अपने आंकिक प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो भाई F इक्वल क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया R स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया वो बल जो इन दोनों आवेशित कणों के बीच में लग रहा है, यानी इन दोनों आवेशित कणों के बीच में जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना है, ये दिया है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा R स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं, समस्या है तो एक बात आपको और बताना चाहेंगे, वो ध्यान से देखो, वो क्या है कि यहां पर आपको ये जो पता चल रहा है F, ये बल है, और आपको पता है कि बल जो होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश। यानी बल कैसी राशि होती है, सदिश। और अभी आपने जो ये भी मान जो भी निकाला, इसमें आपको केवल क्या मिल रहा है, परिमाण। क्या मिल रहा है, परिमाण। यानी यहां पर आपको अभी जो भी मिल रहा है वो है परिमाण, और आपको क्या चाहिए, अगर सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ में एक दिशा भी चाहिए, क्योंकि सदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों दी जाती है,
ठीक है। तो अगर सदिश राशियों में परिमाण और दिशा अगर दोनों दी जा रही हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने केवल क्या ज्ञात किया है, परिमाण। तो दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने इसके आगे एक क्वेश्चन बढ़ाया है कि इसके सदिश रूप की व्याख्या भी करो। यानी कूलाम का नियम तो बताओ और साथ में ये भी बताओ कि इसका सदिश रूप क्या होता है, मतलब कि जिसमें सा मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा भी हो, यानी एक ऐसा नियम जिसके साथ में क्या हो, दिशा भी हो। ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर अगली बात करने जा रहे हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, इसकी व्याख्या करो। तो भाई कूलाम का नियम पढ़ लिया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, R²। ये बल लगा। अब कह रहा है इस बल को लगाने के बाद आपको दिशा ज्ञात करनी है। तो फिर से हमने जो डेरिवेशन किया था, जो हमने डायग्राम बनाया था, उसको हम फिर से बनाते हैं, जरा देखना बहुत ध्यान से। ठीक है। हमने क्या किया था, एक बिंदु आवेश ये लिया था जिसका परिमाण हमने रखा +Q1, और दूसरा बिंदु आवेश हमने इससे R दूरी पे लिया जिसका परिमाण हमने रखा +Q2। कोई दिक्कत नहीं, बीच की दूरी का जो परिमाण था वो है R। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब दिशा जब ज्ञात करनी है तो थोड़ी सी बात तो दिमाग में आएगी कि बल किधर लगेगा। अगर ये पूछ रहा बल किधर लगेगा तो उससे पहले ये बताना होगा कौन बल लगा रहा है, किस पर बल लग रहा है, तभी तो बता पाएगी बल किधर लग रहा है। तो अगर आपसे कहता है कि Q1 ने Q2 पे बल लगाया, अब आप बताओ अगर Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो इसको धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो इसको कहां भगाएगा, आगे। यानी Q1 ने अगर Q2 पे बल लगाया तो ये कहां भागेगा, आगे, यानी ये इसको इधर भगाएगा। अब जब इधर लगाएगा तो बल किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। अब अगर आपको दिशा मिल गई तो उसके ऊपर क्या लगाओगे, वेक्टर। क्या लगाओगे, वेक्टर। जब दिशा मिल रही है तो F के ऊपर वेक्टर आया, अभी तक हमने F के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। ठीक है। तो ये जो बल लगा वो 2 पे लगा, किसने लगाया, 1 ने लगाया, यानी ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। ठीक। अब ये तो लग रहा है इस पर, लेकिन लग कहां से रहा है, तो भाई 1 से शुरू हो रहा है और 2 तक जा रहा है, यानी R1 से 2 पर लग रहा है, ये डायरेक्शन है। ठीक है। यानी इसमें जो लगने की दिशा है वो कहां से, R1 से शुरू होकर 2 तक जा रही है, और बल कितना लग रहा है, F से लेके 2 से लेके 1 पे लग रहा है, यानी F2 पर लग रहा है, 1 लगा रहा है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल, आरोपित बल, यानी Q2 पर Q1 ने जो बल लगाया है उसका मान कितना है, विद डायरेक्शन, यानी दिशा के साथ। तो पहली बात तो अगर हम यहां पर लिखेंगे F21 तो उसके ऊपर लगाएंगे वेक्टर, तो ये हो गया अब सदिश मान। अब अगर हम सदिश मान निकालते तो हमें पता है दो चीजें लिखनी होती है, पहले लिखना होता है परिमाण और साथ में चाहिए होती है दिशा। तो परिमाण कितना है, परिमाण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया, R², ये परिमाण है। अब अगर पूछ रहे दिशा क्या है तो भाई बताओ दिशा कहां से, R1 से 2 की तरफ, R1 से 2 की तरफ। और अगर दिशा बताएगा तो लगाएंगे कैप। क्या लगाएंगे, कैप। याद रखना कि अगर आप कहीं पर केवल दिशा बता रहे हो तो वो आपका होता है सदिश वेक्टर, यानी केवल कैप यूज होगा। ठीक है, इसे हम लोग एकांक वेक्टर भी कहीं कहीं पर कहते हैं। अगर कहीं आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि वेक्टर ए दिया है तो वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, a इंटू ए कैप ही तो होता है, जिसमें a क्या बता रहा होता है, a आपको बताता है कि भाई ये परिमाण है, और कैप क्या बता रहा होता है कि ये क्या है, दिशा है। चलो अगर मान लो आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, a कैप इक्वल में वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। तो यानी अगर हम यहां से बताना चाहते हैं इसी वैल्यू को तो क्या लिखेंगे, R12 का कैप इक्वल में क्या हो जाएगा, R12 का वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, R। समझ रहे हो, यानी यहीं पर अगर आपको बताना है कि R12 का वेक्टर अगर आपको हटाना है यहां से तो आप क्या लिखना चाहोगे, तो देखो बहुत ध्यान से,
ठीक है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और बताएंगे कि R12 का जो कैप दिया है इसका मान क्या होगा, R12 का वेक्टर और अपॉन में क्या होगा R। समझना बहुत ध्यान से। तो अगर हम यहीं पर ये मान रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा R स्क्वायर और इनटू में R12 वेक्टर अपॉन में क्या आ गया, अब R से एक R का मल्टीप्लाई और हो जाएगा और यहां पर अब आपको मिल गया वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और इनटू में क्या आ जाएगा, R12 का वेक्टर। ठीक है, ये आपके सदिश रूप का क्या है, सूत्र है कि अगर कहीं पर आपको प्रूफ करना हो कि इस बल का सदिश रूप कितना है तो आप बताइएगा वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और साथ में R12 का वेक्टर। या इससे सरल बताने केवल आपको दिशा ही रखनी है तो केवल आप ये फॉर्मूला भी यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप है। क्या है ये, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, चलिए अब अगर आगे की बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद अब हमारे पास है अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसे क्लियर करने के लिए आपको एक आंकिक प्रश्न जरूर हल करना चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या होता है, इससे आपको वो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको हल करने में या आगे समझने में बहुत आसानी होती है। अब कह रहा है यहां पर क्या है, दो बिंदु आवेश है, पहला बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, दे रहा है। तो पहला बिंदु आवेश जो भी होगा उसे आप Q1 लिखोगे, दूसरा बिंदु आवेश जो होगा उसे आप Q2 लिखोगे। Q1 का मान कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो का साइन ये होता है और लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और Q2 दे रहा है ये है 5 माइक्रो कूलाम है, जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं R। R का मान कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर। अब भाई क्या कह रहा है, कह रहा है ये बताओ कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना है, दोनों के बीच में लगने वाले बल की गणना करो। तो भाई अब एक बात बताओ, Q1 आपको जो दे रहा है ये है 2 माइक्रो कूलाम, जबकि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, ठीक है ना। तो ये Q1 ये Q2 और ये बीच की दूरी हो गई R। अब कह रहा है दोनों के बीच की दूरी भी पता है, जो कि अभी किस में दे रही है सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में होनी चाहिए मीटर में। तो यहाँ पर लिख दो 3 × 10⁻² मीटर। 1 सेंटी का मतलब 10⁻²। उसी तरह से 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6। और यहाँ पर भी अगर माइक्रोन का रखेंगे मान तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 और ये बदल गया कूलाम में। अब हल करने के लिए क्या है, अब हल करने के लिए कुछ नहीं है, क्या पढ़ा था कूलाम के नियम से, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या है R स्क्वायर। अच्छा आप बताओ भाई, हमने कहा था जब आंकिक मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना दे रहा है 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान कितना दे रहा है 5 × 10⁻⁻6। बीच की दूरी कितनी दे रहा है 3 × 10⁻⁻2 स्क्वायर है, तो 2 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9 खत्म हो गया, 5 दूनी 10 × 10⁻6 6 12 माइनस के हो गए, है ना। यहाँ लिख दो -12 और इंटू 10⁻9 और 2 2 4 ऊपर आएगा तो 10⁻+4 तो 9 4 13 हो गया, यानी 10 × 10⁻−12 और × 10⁻+13। तो कितना बच गया 10 × 10⁻1, यानी यहाँ पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 100 न्यूटन का। कितना लगेगा 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन का बल लगेगा। तब जब दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण 2 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाएंगे, तब उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा उसका परिमाण कितना होगा 100 न्यूटन का होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप स्क्रीन को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को अपनी ही कॉपी पे बिना इसको देखे हल कीजिए, ठीक। चलिए
अब बढ़ते हैं अगले छोटे से टॉपिक की ओर, और इसको समझने के लिए जरा सा आपको और ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आपका टॉपिक यहां से अच्छा वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको बता रहा है, कह रहा है कि यहां पर आपको ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत का मतलब भाई सीधा सा आवेश से है, और क्षेत्र का मतलब होता है उसके चारों ओर का एक ऐसा एरिया जहां तक वो क्या करता है, आकर्षण यानी खींचने का, प्रतिकर्षण यानी धक्का मारने का गुण रखता है। किसको? किसी दूसरे आवेशित कण को। तो उस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो यहां पर हमने एक आवेशित कण रख दिया। अब अगर आवेशित कण रखा है तो इसके समीप हम यहां पर कोई दूसरा कण ले आए, 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 तो अगर हम दूसरा कण लाते हैं तो ये या तो इसको धक्का मारेगा, या इसको पास बुलाएगा, या इसको धक्का मारेगा, या इसको पास बुलाएगा, या इसको पास बुलाएगा, या धक्का मारेगा। इस तरह का यदि बल ये इस पर लगाता है या गुण रखता है तो उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम परिभाषा बताना चाहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा कि किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेशित कण को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, वो पूरा क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन इसके बाद एक और है, कहता है इंटेंसिटी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तीव्रता मतलब कितनी तेजी से किसी को पकड़ के खींच रहा है, कितनी तेजी से किसी को धक्का मार रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर हमने एक दूसरा आवेशित कण लाके रखा, ये ठीक है। अब ये दूसरा आवेशित कण जो है, इस पर आवेश प्लस क्यू है और इस पर आवेश प्लस क्यू नॉट है। अगर ये प्लस क्यू नॉट आपने लाके रखा तो ये इसको धक्का मारेगा, दूर भगाएगा। अब दूर भगाने के लिए क्या होगा कि भाई इस आवेशित कण को, जिसको अभी हमने छोटा सा माना हुआ है, तो इसको एक और नाम दे देते हैं परीक्षण आवेश। क्या नाम दे देते हैं? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसका परिमाण बहुत कम होता है। इस मेन आवेश जिसे हम लोग कहते हैं यहां पर बिंदु आवेश। अब दोनों के नाम आप अलग अलग कर लीजिए। ये हो गया आपका बिंदु आवेश और ये हो गया आपका परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप दो प्रकार से ज्ञात करोगे। पहला ज्ञात करोगे परीक्षण आवेश के लिए, जो कि परिभाषा से है। परिभाषा क्या कह रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है कि अगर आप किसी परीक्षण आवेश को, अगर आप किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पे रखते हो तो कॉमन सी बात है, या तो धक्का मार रहा होगा या खींच रहा होगा। धक्का भी मारेगा तब भी बल लगाएगा, खींचेगा तब भी बल लगाएगा। तो कह रहा है कि उस परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और उसी परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, उसी परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी परीक्षण आवेश को किसी दूसरे बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ले जाके रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, उस पे लगने वाला बल और जिस परीक्षण आवेश को ले जाके रख रहे हैं उसके परिमाण के अनुपात को हमने क्या नाम दिया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम दिया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो भाई इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर कहता है इसका सूत्र बताओ, तो सूत्र तो मिल गया, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। मतलब अगर आप बताना चाहोगे तो लिखोगे यहां पर परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर बल और बटे परीक्षण आवेश का परिमाण। समझ गए? यानी परीक्षण आवेश का मान का अगर हमने भाग दे दिया, जितना बल लग रहा है तो बन गया ये कितना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कह रहा है सूत्र मिल गया है, मात्रक भी बता दो और विमा भी बता दो। तो मात्रक अगर निकालना है तो सिंपल सी बात है, E बराबर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है?
कूलाम। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर कह रहा है विमा भी बता दो। तो भाई विमा इधर देख लेते हैं, विमा क्या होगी। तो भाई E इक्वल हमने क्या निकाला है, F अपॉन क्यू नॉट। F की वैल्यू कितनी है, mLT की पावर -2। आवेश की वैल्यू कितनी है, AT। अब ये AT अगर ऊपर जा रही है तो अब यहां पर विमा क्या हो जाएगी, mL² T की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है, तो ये विमीय सूत्र, ये इसका मात्रक और ये इसका सूत्र। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर आप किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखते हैं तो उस परीक्षण आवेश पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। कॉपी कर लीजिए, आगे बात करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल तो भाई इस पर भी बेस्ड हो जाना चाहिए ताकि चीजें हमारे पास आसानी से क्लियर हो। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि एक अल्फा कण है। क्या है, एक अल्फा कण है ये, और इस अल्फा कण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए आपको 2 बातें समझनी है। मान लो कि हमारे पास ये जो रखा है वो अल्फा कण रखा है ना। अभी अल्फा कण पर जो भी आवेश है वो कितना है, +q है। कह रहा है इससे कुछ दूरी पर अगर आप एक परीक्षण आवेश लाकर रखते भी हो, ठीक है, तो लाकर रखने में कितना उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी गणना करनी है। तो उससे पहले आपको यह पता करना होगा कि इसके कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है कितना, है ना। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी। क्यों, क्योंकि भाई जैसे ही आप इसको यहां पर लाके रखो दोनों के बीच में बल लगेगा। बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। और लेके किसको आ रहे हैं, Q नॉट को। तो E बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन r0 जिसे F कह रहे हैं। और इसमें कितने का भाग दे दें, जो लेकर आ रहे थे Q नॉट का भाग देने के बाद अब यहां पर एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r²। और ये किसके कारण है, ये जो आवेश रखा था ना, जिसे हमने नाम दिया था बिंदु आवेश, ये उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक फॉर्मूला ये था, E इक्वल F अपॉन Q नॉट, ये है परीक्षण आवेश के कारण। और एक हमने ये निकाला, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², ये है बिंदु आवेश के कारण। तो इसमें वही दे रहा है, कह रहा है अल्फा कण है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस का 3.2 × 10 -19 कूलम। कह रहा है दूरी कितनी दे रहा है, दूरी दे रहा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10 -2 मीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E का मान ज्ञात करना। तो E बराबर फॉर्मूला अभी निकाला है वही उपयोग कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 9 × 10 Q का मान कितना हुआ बेटा हमारे पास, Q का मान हमारे पास हो गया 3.2 × 10 R का मान कितना है, 2 × 10 -2 स्क्वायर है। तो फिर से वही 2 बार गुणा हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर रखेंगे 2 दूनी 4, यानी 9 × 3.2 × 10 बचा। अपॉन में कितना आ गया, 4, और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2। ठीक है, तो 9 ये 4 से काट दो भाई, 4 बटी 32, यानी कितना आ जाएगा 7.2 × 10⁻⁶। E निकाल लेना, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आया, आ ही जाना चाहिए, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करो, तुरंत कॉपी करो और फिर बात करते हैं आगे की। ठीक, अगला आपका जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप लिख सकते हैं। कारण ये है कि यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नई तरह से पढ़ने को मिलने वाली है। जैसे अगर बात कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, अभी तक हमने ये कहीं पर निश्चित नहीं किया कि धनावेश यहां होना चाहिए, ऋणावेश यहां होना चाहिए, या इस पर धनावेश क्यों है, इस पर ऋणावेश नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ये बातें यहां पर फिक्स हो जाएंगी। द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, और ध्रुव का मतलब समझते हो जिसके पास दो दिशाएं हो। तो हमने एक ऐसा निकाय लिया है जिस पर समान आवेश है, जिस पर समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश है। मतलब एक पर जो आवेश है वो है प्लस क्यू, एक पर आवेश है प्लस क्यू और दूसरे पे आवेश होगा माइनस क्यू। दूसरे पे आवेश क्या है, माइनस क्यू। और ये दोनों ही बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत समीप रखे हैं। बहुत समीप रखने का मतलब कि इतना समीप रख दें कि उनकी दूरी जो है वो हम साधारण कैलकुलेट ना कर पाए, है ना, बहुत छोटी हो, एंगस्ट्रॉम में हो, माइक्रोन में हो, किसमें दूरी हो। तो हमने दो बिंदु आवेश ले लिए और दोनों बिंदु आवेशों को हमने बहुत समीप रखा, दोनों बिंदु आवेशों को हमने बहुत समीप रखा। मतलब सिंपल सा है कि दो बिंदु आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश, और समीप रखने का मतलब कितनी कम दूरी की 12 रखती है। ठीक है। अब इस प्रकार जो भी निकाय बन जाएगा, जो भी निकाय बन जाए उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा नमक के बारे में, NaCl। अगर इसका विखंडन होता है तो Na प्लस बनाता है और Cl क्या बनाता है, माइनस। तो इस पर प्लस का आवेश और इसका माइनस का आवेश देखो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होता है ना, नमक के कण होते हैं। तो ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। ठीक, तो NaCl आपका क्या है, एक अच्छा सा एग्जांपल है वैद्युत द्विध्रुव का। पहली बात समझ में आ गई कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तब बने इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, इसको परिभाषित करो, यानी इसका मान कितना है, इसका परिमाण कितना होता है ये बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझना कि वैद्युत द्विध्रुव के दो में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, केवल परिमाण, और उनके बीच की पूरी दूरी, यहां पूरी दूरी कितनी दे रहा है, 12 दे रहा है, इसके गुणनफल को हमने नाम दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम दे दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव के दो में से किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, इसका मात्रक बताओ। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो भाई मात्रक रखो, निकालो। क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। एल क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इनटू मीटर हो गया। फिर कह रहा है इसकी विमा भी बता दो। भाई तो विमा बता दो, आवेश की विमा क्या होती है, AT। दूरी की विमा क्या होती है, L। तो इसकी विमा क्या हो गई, LTA। क्या हो गई, LTA विमा हो गई। ये किसकी विमा है, ये विमा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। एक इंपॉर्टेंट बात पता है, ये कैसी राशि है, तो ये भी बेटा आपकी जो है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। अब अगर सदिश है तो इसकी दिशा होती है द्विध्रुव के भीतर, याद रखना इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव के भीतर माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। कभी कभी माइनस इधर रखा होता है और प्लस इधर होता है। बात समझ रहे हो, चलो ठीक है। तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लो और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ नई बात सीखते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो एग्जांपल कह रहा है कि आपको यहां पर दो आवेशित कण दे दिए गए, एक दे दिया गया इलेक्ट्रॉन और एक दे दिया गया प्रोटॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। देखो दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन एक पे धन है और एक पे क्या है, ऋण है ना। तो यानी दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। और कितनी दूरी पर रखे एक दूसरे से, तो जो पूरी दूरी है वो 2l लिखना, हमेशा l ना लिखना, r ना लिखना, d ना लिखना। पूरी दूरी कितनी दे रहा है, कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। इतनी दूरी पर है। कह रहा अब ये बताओ कि इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। तो भाई अभी अगर पढ़ा है तो अभी हम हल कर लेंगे। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है, Q इनटू में क्या आता है 2n। अब देखो Q का मान हमें कितना दे रहा है, Q दो में से किसी भी एक आवेश का ले लो, परिमाण लेना है केवल, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बीच की दूरी कितनी है बेटा हमारे पास, इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो अब अगर हम सही से लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 29। और अब हम क्या निकाल रहे थे, P, तो इसका मात्रक भी आगे लिख दो, कूलम इंटू क्या आएगा, मीटर। समझ में आया। ये आपका साधारण सा एक क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर हो गया। याद रखना एग्जाम में ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं एक नंबर में बहुत जल्दी से पूछे जाते हैं, कारण कि ये जल्दी पिक भी होते हैं और एक न्यूमेरिकल की प्रतिपूर्ति भी कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये क्या करना है, हल करना है और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो यहां पर जो ये है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन जो है वो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इनमें से जो पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। पहली बात तो ये आ जाती है अक्षीय निरक्षीय दो आए कहां से, क्यों आए, कैसे आए। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपको ज्ञात करना है। यानी अभी आपने जो ज्ञात किया एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, उसके कारण एक अल्फा कण पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। तो ये एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी आएगी, 1। अब मान लो यहां पर आपने दूसरा बिंदु आवेश रख दिया तो तीव्रता कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या क्या बता रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आपको दे रहा है 1, कह रहा है ये वैद्युत द्विध्रुव है छोटा सा, ठीक है, और कह रहा है इसके एक एंड पर जो आवेश है वो आपको पता है क्या होता है, माइनस क्यू, और एक एंड पर आवेश होता है प्लस क्यू। ये अब कह रहा है ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत नजदीक रखे हैं तो द्विध्रुव की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दो प्रकार, पहला लिखा है अक्षीय स्थिति और दूसरा लिखा है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ, अक्षीय स्थिति का मतलब यह हुआ कि द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा है, आपको दिख रहा है कि ये जो अक्ष है एक्स अक्ष है, तो इस एक्स अक्ष पर आगे कोई बिंदु दे दे या पीछे कोई बिंदु दे दे। अगर यहां कोई बिंदु दे देता है और कहता है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो ये हो गई अक्षीय स्थिति। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर कह दे कि भाई निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो भाई वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा है उसके लंबवत आपको वाई अक्ष या जेड अक्ष पर अगर कोई बिंदु दे देता है और कहता है अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो यह हो जाता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। निरक्षीय स्थिति जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसके लंबवत अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना कहलाता है निरक्षीय स्थिति। आपको यहां पर जो दे रहा है, कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निर्माण करो। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात अगर हम कर ले तो दो बातें आपको समझनी है। पहली बात कि हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो भी वैद्युत द्विध्रुव है वो ये रखा है, इसका नाम हमने रख दिया ए और बी है। जो भी हम काम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट मध्य बिंदु ओ से करेंगे। तो हमने इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है पी। अब आपको क्या बता रहा है, कह रहा है कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। तो आप भी देख के बताओ कि भाई बिंदु P पर क्या प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता नहीं मिलेगी, मिलेगी।
क्या माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो भाई अगर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हमको तीव्रता कहता है तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमारे पास जो तीव्रता होगी उसका मान क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा कहाँ होगी? धन आवेश है, धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा कहाँ होती? बाहर, और इसको हम लिख लेंगे EB। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी ये ऋण आवेश है, तो इसके कारण जो तीव्रता कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। इसको क्या लिखेंगे? EA। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, अब निकालते हैं इनका परिमाण। तो भाई अगर हम परिमाण निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश यहां है, ठीक है, और ये पूरी दूरी आपको दे रहा है यहां से यहां तक की जो पूरी दूरी दे रहा है वो R दे रहा है मिड पॉइंट से। तो अगर प्लस क्यू आवेश दूरी लेंगे तो प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L होगी। और अगर माइनस क्यू आवेश से दूरी लेंगे तो कितनी हो जाएगी? R प्लस L होगी। बस ये असली खेल है, समझ रहे हो? यानी प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका मान कितना है? EB है, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी कितनी बताए? R माइनस L का होल स्क्वायर। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण अगर यहां पर आप तीव्रता निकालते हो तो माइनस क्यू आवेश के कारण आपकी जो तीव्रता है वो कितनी है? EA है, और ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अगर निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो ये बिंदु ऊपर होगा और वो दूरी आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? कुछ नहीं, आपको दिख रहा है कि ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है ना? तो यानी यहां पर अगर हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता तो वो परिणामी तीव्रता आपको क्या मिलेगी? जरा देखो ध्यान से, वो परिणामी तीव्रता आपको क्या मिलने वाली है? ठीक, यहां पर लिख लो परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता मतलब E बराबर क्या आ जाएगा? ज्यादा वाली से कम वाली घटा दो, यानी EB माइनस E। दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच रहा है? सॉरी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन मिल गया। ठीक है, तो अंदर क्या बच रहा है? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया। अब क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहां पर हो जाएगा माइनस में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर और प्लस में 2RL, अपॉन में कितना आएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की होल पावर 2। ठीक, अब देखो प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, और यहां पर अब आपने E निकाल लिया जिसे E नेट भी बोलेंगे, तो E इक्वल कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो गई Q इंटू में 2L इंटू में 2R और अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो Q इंटू 2L बन गया। अब Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं? P लिखते हैं, अभी बताया। तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू में 2R अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर E का फॉर्मूला आपको बताना है तो अब आप यहां से E का फॉर्मूला क्या बता दोगे? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P इंटू में 2R अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको E मिल गया एक्सिस पर। ठीक, लेकिन अगर कभी कभी आपको पता है कि L तो बहुत छोटा है ना? L अगर बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को हम लोग लगभग क्या मान लेते हैं? 0। और अगर हम 0 मान लेते हैं तब E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। याद रखना, ठीक है? समझ में आया? तो ये काम हुआ हमारा। अगर वैद्युत द्विध्रुव हमारा रखा है, जिस अक्ष पर रखा है उस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो उसका एक तो सूत्र यही उपयोग करेंगे और या फिर एक सूत्र ये उपयोग करेंगे डेरिवेशन में। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है। निरक्षीय स्थिति बिल्कुल सेम है, सबसे सिंपल है। इसी तरह से आपको दो अलग अलग तीव्रताएं निकालनी है और अलग अलग तीव्रताएं निकाल के उनका योग कर देना, उनका रिजल्टेंट निकाल लेना है। ठीक, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपका काम जल्दी से रिवीजन करना। थैंक यू।